दोस्तों नमस्कार। संसद के भीतर राहुल गांधी के हाथ में एक तस्वीर। लोकसभा में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने जिस तस्वीर को उठाया, उस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चार्टर्ड विमान में बैठे हुए हैं और उनके ठीक सामने देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट टाइकून अडानी बैठे हुए हैं। और सवाल राहुल गांधी का संसद के भीतर यही था कि आखिर अडानी और मोदी का रिश्ता क्या है, या अडानी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता क्या है। और उसके बाद चंद दिन भी नहीं गुजरे कि हंगामा मच गया जब राहुल गांधी को सजा सूरत की निचली अदालत ने सुना दी। और राहुल गांधी ने जिस तस्वीर को पार्लियामेंट के भीतर दिखाया, वह तस्वीर राहुल के गांधी के साथ ही एक तस्वीर में तब्दील हो गई और राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। और माना यही जाने लगा कि राजनीतिक तौर पर जिस तरीके की घेराबंदी सरकार ने की है, उसमें राहुल गांधी संसद लौट नहीं सकते हैं। लेकिन जब अदालतों के फैसले शुरू हुए और उसमें निचली अदालत का फैसला, हाईकोर्ट की खामोशी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सिर्फ आधे घंटे की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया, तो राहुल गांधी को वह क्लीन चिट दे चुके थे। निचली अदालत के फैसले को कटघरे में खड़ा सुप्रीम कोर्ट कर चुका था। तो जिस तस्वीर को हाथ में लिए हुए राहुल गांधी ने इस देश के सामने एक सवाल उछाला कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अडानी के क्या रिश्ते हैं, यह बताने चाहिए। उसके बाद संसद के भीतर और बाहर जो कुछ हुआ, यह बीते 136 दिनों की कहानी है। लेकिन 136 दिनों के बाद राहुल गांधी की वापसी, और आज सुबह ही 10:19 पर लोकसभा सचिवालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें साफ तौर पर उन बातों का जिक्र किया कि आखिर संसद सदस्यता उसने क्यों रद्द की थी और अब वो बहाल कर रही है। उसकी एक कॉपी राहुल गांधी को भेजी गई, एक कॉपी लोकसभा सचिवालय के जरिए उसके तमाम दफ्तरों को भेजी गई और उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन और इलेक्टोरल ऑफिसर जो तिरुवनंतपुरम केरल में है, उनको भी भेजी गई। लेकिन सवाल 136 दिनों के बाद राहुल गांधी के पार्लियामेंट के भीतर लौटने भर का नहीं है। सवाल इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी के लगातार पार्लियामेंट से गायब रहने का भी है। राहुल गांधी जो सवाल अलग अलग जगहों पर इस दौर में उठाते रहे या लगातार उठा रहे हैं, उसकी गूंज पार्लियामेंट के भीतर ना हो और वह एक ऐतिहासिक दस्तावेज में तब्दील ना हो जाए, सरकार इससे बचती रही। और यह जिस सियासत को साधा जा रहा था, उसमें यह मान लिया गया था बीजेपी के जरिए कि अब राहुल गांधी की वापसी होगी नहीं, होगी तो बड़ा विलंब होगा, बहुत लेट लतीफी के साथ इनकी वापसी होगी और कम से कम इस मानसून सत्र में तो बिल्कुल नहीं। यहां तक कि इस दौर में जो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ विपक्ष लेकर आया है, वह भी मणिपुर को लेकर, उसी मणिपुर को लेकर जिस पर प्रधानमंत्री का मणिपुर जाना तो दूर, इस दौर में प्रधानमंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे, यहां तक कि विदेश का सफर भी कराए, लेकिन मणिपुर पर वह खामोशी बरती। स्थिति यह भी आ गई कि जब वो अमेरिका में थे, उस वक्त यूरोपीय यूनियन ने एक प्रस्ताव मणिपुर को लेकर पास कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश रहे। इसी कड़ी को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा और जहन में इस तस्वीर के आसरे समझने की कोशिश कीजिएगा, तो पूरी दुनिया में अडानी कांड के बाद तमाम डेवलप स्टेट यानी विकसित देशों के बैंकों ने जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अडानी की कंपनियों पर, उसमें रोक लगा दी थी। और भारत की राजनीति के भीतर का यह उछाल जब अडानी कांड से निकलकर मणिपुर तक पहुंचा और प्रधानमंत्री ने दोनों मुद्दों पर खामोशी बरती, तो अब यह सवाल बड़ा है कि राहुल गांधी को जब संसद सदस्यता रद्द कर दी गई और खत्म की गई कि वो संसद नहीं आ सकते हैं, उस वक्त जिन मुद्दों को राहुल गांधी जिस तेवर के साथ उठा रहे थे, और उससे पहले वो इस देश की यात्रा पैदल इस देश को नाप कर पहुंचे थे भारत जोड़ो यात्रा के बाद, इस देश के कालखंड के भीतर किसी भी राजनीतिक नेता का इस तरीके से लोगों के भीतर सरोकार बनाना कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर भारत की राजनीति में कांग्रेस और गांधी परिवार को समझे, तो जिस विरासत को राहुल गांधी अपने कांधे पर लिए हुए हैं, उसका बिल्कुल नया चेहरा इस दौर में कांग्रेस के भीतर से उभर कर आया, क्योंकि कांग्रेस
बीजेपी के सामने या नरेंद्र मोदी के सामने इस दौर में ढहढा चुकी थी। लेकिन राहुल गांधी ने अपने संघर्ष के जरिए न सिर्फ विपक्ष को जीवित किया बल्कि कांग्रेस के और कार्यकर्ताओं के भीतर एक नया जोश बढ़ा। लेकिन उसके भी आगे का सवाल है कि जिस राजनीतिक दायरे में समूचे देश की राजनीति आकर लगातार फंसती चली जा रही है और माना यही जाया जाता है कि दरअसल जिसकी भी चुनाव में जीत होगी उसी की राजनीति सही है, तो ऐसे में राहुल गांधी के जो सवाल संसद के भीतर उठ रहे थे और अब जब दोबारा राहुल गांधी पार्लियामेंट के भीतर होंगे तो जाहिर है इस दौर में वह एक ऐसे जीते हुए शख्स के तौर पर होंगे जिसके पीछे सूरत की निचली अदालत नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक व्याख्या खड़ी हुई है। और यही वो सवाल है जहां से भारत की राजनीति के भीतर पहली बार जब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि इस देश में मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने लोकतंत्र को तार तार किया है या संविधान को हाशिए पर ढकेल दिया है, तब उसके बाद राजनीतिक निशाना जो विपक्ष पर साधा जा रहा है वो सारे सवाल एक झटके में एक ऐसे शख्स के साथ आकर खड़े हो रहे हैं और वह भी पार्लियामेंट के भीतर, वह भी अविश्वास प्रस्ताव के दौर में और वह भी उस बहस के हिस्से में जिसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी को देना है। अब जरा इसकी असल महत्वपूर्ण परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। भारत की मौजूदा राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा नेता इस दौर में कोई नहीं है। यहां तक कि बीजेपी के अपने नेता जो इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, दो नाम भी ले सकते हैं यहां पर, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, दोनों ने बड़ी शालीनता से अपनी राजनीति को इस दौर में चलाया है, संयम बरता है, इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में उनकी हैसियत सियासी तौर पर कुछ भी नहीं है, यह भी एक सच है। तो जब अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी और अपनी ही मिनिस्ट्री के भीतर अपने ही कद्दावर नेता जिनकी राजनीतिक पहचान कोई आज से नहीं है बल्कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले से इनकी राजनीतिक पहचान और लोकप्रियता जनता के बीच रही है, जब उनको धराशायी इस दौर में किया गया तो अगला सवाल था कि विपक्ष की क्या हैसियत। इसीलिए विपक्ष के राजनीतिक दलों की जब आप कतार को पढ़ना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपके जहन में हर नाम के साथ यह सवाल खड़ा हो कि इनमें से कोई नाम भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा हो नहीं पाएगा। नाम किसी का भी ले सकते हैं, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, स्टालिन, कोई नाम लेते चला जाइए, फारूक अब्दुल्ला, यानी जो इंडिया के हिस्से बनाए गए उसमें से कोई नाम सामने नहीं टिकेगा। लेकिन जैसे ही इस दौर में राहुल गांधी सामने आकर खड़े होते हैं वह पूरी की पूरी विचारधारा, वह पूरी की पूरी जो राजनीति साधी गई इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी के जरिए वह धराशायी होती है, क्योंकि कम से कम 10 ऐसे मुद्दे हैं जिसके कटघरे में कोई दूसरा नहीं मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं। और उन 10 मुद्दों को लेकर राहुल गांधी अब पार्लियामेंट के भीतर जब सवाल खड़ा करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए यह सवाल बड़ा है कि कौन ऐसा शख्स है जो इस अविश्वास प्रस्ताव के दौर में और उस भाषण की कड़ी में अपनी बात को इस तौर पर कहे कि प्रधानमंत्री अपनी सोच, अपनी गवर्नेंस, अपनी विचारधारा उसको कहीं सामने परोसने की स्थिति में, कहीं मुश्किल हालात में तो नहीं आ जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर को लेकर है और मणिपुर को लेकर दिल्ली की सत्ता यानी मोदी सत्ता ने कैसे आंख मूंदा है यह भी कोई छुपा हुआ सच नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने है। और वहां पर बीजेपी की ही सरकार है और यहीं से वो सिलसिला शुरू होता है कि प्रधानमंत्री मोदी ना मणिपुर पर कहते हैं, ना हरियाणा की हिंसा पे कहते हैं, ना ही वो अडानी कांड पे कहते हैं, ना ही कॉरपोरेट के बैंक का कर्ज लेकर भागने वाले लोगों को लेकर कहते हैं। इस दौर के भीतर में ना ही इस देश की अलग अलग सेक्टर के खस्ताहाल परिस्थिति को लेकर कहते हैं, ना ही महंगाई पर कुछ कहते हैं, ना ही बेरोजगारी को लेकर कहते हैं, ना ही एनपीए को लेकर कहते हैं और ना ही इस दौर में डूबते हुए एमएसएमई को लेकर कहते हैं। यानी मुद्दों की एक लंबी फहरिस्त है। सवाल यह था कि सवाल कौन करे
और सवाल यह था कि उन सवालों में इतना भार होना चाहिए कि जो शख्स ये कह रहा है उसका अपना राजनीतिक कद किसी सामने वाले को चुनौती देते हुए ना लगे, बल्कि वह जनता की आवाज कैसे लगे, यह सवाल लगातार गूंज रहा था। और राहुल गांधी ने बीते भारत जोड़ो यात्रा के बाद की परिस्थिति को अगर परखिएगा तो उससे पहले की राजनीति और मौजूदा वक्त में अभी की राजनीति कई फरलांग आगे की छलांग लगा दी है। और बीजेपी ने अपने साथ जिन कटघरों को खड़ा किया है उसमें उसके अपने ही मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह भी है कि राहुल गांधी को सिर्फ 24 घंटे के भीतर उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। लेकिन अभी तक जब हम आपसे संवाद कर रहे हैं, अभी तक जो इटावा के बीजेपी के सांसद हैं रामशंकर कथेरिया, उनके खिलाफ अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई, 50,000 रुपए फाइन दिया और फाइन ना जमा करने पर 3 महीने सजा और बढ़ाने का निर्देश भी जारी कर दिया। और उन पर 12 साल पुराना एक मामला है कि दरअसल नवंबर 2011 में बिजली के बिल को लेकर आगरा के साकेत मॉल में जो टोरेंट पावर लिमिटेड का दफ्तर था, उस दफ्तर में घुसकर उन्होंने तोड़फोड़ की, अधिकारियों के साथ मारपीट की और यही फैसला सुनाया गया, 2 साल की सजा दी गई। और इस तरीके से जो उन पर आईपीसी की धारा लगी है, धारा 147 जो राइटिंग की धारा होती है, राइट किया गया है, और धारा 323 जो वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट यानी जो मारपीट की गई है उसकी व्यवस्था उसमें यह न्यूनतम सजा होती है। और राहुल गांधी के मानहानि केस में यह मैक्सिमम सजा दी गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया क्यों दी गई, कोई कारण, कोई इस पर कोई टिप्पणी, कोई नहीं थी टिप्पणी, कोई कारण नहीं था, तो उन्होंने खारिज कर दिया। यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या राजनीति को साधने के लिए मोदी सत्ता इस तरीके से आगे बढ़ चुकी थी जहां पर अपने समानांतर कोई दूसरा शख्स अगर खड़ा होते हुए नजर आए या फिर राजनीतिक सत्ता किसी व्यक्ति के जरिए उनको डगमगाती हुई नजर आए या फिर सामने खड़ा व्यक्ति कोई वाजिब सवाल सरकार, सत्ता या प्रधानमंत्री से पूछ रहा हो, तो उसकी राजनीति को खत्म कर दो, उसके इर्द गिर्द तानाबुना कानून का खड़ा कर दो और उसको इस तरीके से सियासी कटघरे में लाकर मथना शुरू करो जहां पर यह लगे कि दरअसल इसके सारे सवाल ही गलत है। तो क्या राजनीतिक तौर पर ऐसी सियासत इससे पहले होती थी? होती थी, ऐसा नहीं है नहीं होती थी। जॉर्ज फर्नांडिस को आप याद कर सकते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस भी जब पार्लियामेंट लौटे थे, जब वो मुजफ्फरपुर में जेल के भीतर बंद थे और जेल से निकलकर जब वो वहां पर चुनाव लड़े और जेल में रहे उन्होंने चुनाव लड़ लिया, जीत गए, तो एक नायक की तरह लौटे थे। तब 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी। देखिए राजनीति किस तरीके से इस देश की राजनीतिक सोच को बदलती है। और इस दौर में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कमोवेश उसी नायक परिस्थिति में आकर खड़े हैं जहां पार्लियामेंट के भीतर हर कोई जानता है कि अपराधियों की फहरिस्त है जो उन्होंने हलफनामे में अपने अपराधों को दर्ज किया हुआ है। हर दूसरा तीसरा सांसद किसी न किसी आपराधिक केस में फंसा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी को ही सजा हुई। तो राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी मोदी के सामने क्या सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं? या 2024 के चुनाव की दिशा में बढ़ते हुए क्या यह माना जाए कि राहुल गांधी जिस रियल पॉलिटिक्स को उभार रहे हैं उसमें जो नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है वह दरअसल मौजूदा राजनीतिक सत्ता बर्दाश्त कर नहीं पा रही है। इसीलिए उसने अपने तरीके का जो ताना बाना बुना है, जो प्रोपेगेंडा हो, जो इस देश के संस्थानों का उपयोग हो, जो इस देश की जांच एजेंसियों का उपयोग हो, जो इस देश के भीतर मीडिया का उपयोग अपने प्रचार प्रसार और अपने कद को राजनीतिक तौर पर बढ़ाने के लिए किया जा रहा हो, वो सारी लकीर जब एक झटके में पार्लियामेंट के भीतर जाकर सिमटती है, तब यह सवाल है कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी की वापसी जो हुई है वह उस अदालत के जरिए हुई है जिसका काम संविधान की व्याख्या के तहत फैसले को देना है। यानी भारत की राजनीति में इससे पहले इस तरीके से कभी कोई आपको हिस्सा दिखाई नहीं देगा जहां एक मानहानि के मामले को लेकर किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे नेता जिसकी पहचान
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर रही हो और जो खुद एक वैचारिक राजनीति को जीते हुए कांग्रेस की उस पहचान से जुड़ा हो जहां पर गांधी परिवार का जिक्र होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो क्या मौजूदा बीजेपी की राजनीतिक सत्ता के सामने सबसे बड़े मुश्किल आकर खड़ी हो गई है? क्योंकि सवाल यहां पर सिर्फ राहुल गांधी की वापसी का नहीं है, सवाल है कि राहुल गांधी की वापसी हुई कैसे और राहुल गांधी को फंसाया कैसे गया और राहुल गांधी को सजा कैसे सुनाई गई, यानी न्यायिक प्रक्रिया का भी राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। यही सवाल तो सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में दिया था और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के जरिए उसके फैसले में निकल कर आ गया कि किस तरीके से राजनीतिक तौर पर इस फैसले को बताया सुनाया गया। और यहीं से बात शुरू होती है कि अब जिन मुद्दों को लगातार कांग्रेस कल तक उठा रही थी, उससे पहले राहुल गांधी सिर्फ उठाते थे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो के बाद एक कदम आगे बढ़ाया, कांग्रेस में एक जागृति शुरू हुई। जो वहां पर कांग्रेस 23 बन रहा था या अलग अलग गुट बन रहे थे, सभी समझ गए कि राहुल गांधी के बगैर राजनीति साधी नहीं जा सकती है और कांग्रेस को खड़ा होना है तो राहुल गांधी को साथ लेकर खड़ा होना होगा। अब यहां पर तीसरा सवाल था कि विपक्ष क्या करेगा, तो विपक्ष को भी समझ में आया कि इस राजनीति में अगर वो विपक्ष की हैसियत को बचाते हुए राजनीतिक सत्ता का रास्ता भी खोज रहा है तो उसको भी एक नायक की जरूरत है। और वो नायक इसलिए नायक नहीं है कि उसको प्रधानमंत्री पद के तौर पर ऐलान कर दिया गया, वह खुद अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए बता ही नहीं रहा है और वो कह रहा है कि यह लड़ाई इंडिया और मोदी सत्ता के बीच की है, यानी ये लड़ाई जनता की है और जनता के भीतर से उठते हुए सवाल जिसका जवाब मौजूदा मोदी सत्ता नहीं देती है, उन्हीं सवालों को वह उठा रहे हैं। तो क्या यह मोदी सत्ता के सामने बिल्कुल नई राजनीतिक चुनौती है? एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें अब उसे जवाब उसी जनता के सवालों को देना है जहां पर वो लगातार अपनी कल्याणकारी योजनाओं को या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या बैंक ट्रांसफर के जरिए कहते थे कि देखिए हमने इतना काम किया है, और उन्हीं के सवाल अब रिबाउंस करके आ रहे हैं और उसका मंच संसद के भीतर तैयार है, उसके शब्द बोलने वाले राहुल गांधी की मौजूदगी है। यह सबसे बड़ी मुश्किल है। यह मुश्किल अब इसलिए भी हो चली है क्योंकि गाहे बगाहे या चाहे अनचाहे बीजेपी के भीतर किसी दूसरे नेता को पनपने इस दौर में मोदी सत्ता ने नहीं दिया। मोदी और शाह की जोड़ी ने बीजेपी के भीतर के उस पूरे पॉलिटिकल कैडर को खत्म कर दिया जो राजनीतिक तौर पर कभी कुछ बोलता तो उसका एक महत्व था, लेकिन उसको खामोश करा दिया गया। यानी सेकंड लाइन गायब है, जो फर्स्ट लाइन है वही सेकंड लाइन है, वही थर्ड लाइन है, वही फोर्थ लाइन है, 10th लाइन तक वही है। और दूसरी तरफ विपक्ष को लेकर जिस करप्शन के दायरे में मोदी सरकार ने उन्हें खड़ा करना शुरू किया, उसमें यकीनी तौर पर जनता के भीतर यह सवाल था, अगर विपक्ष करप्ट है तो फिर यह सब करप्ट एक साथ हो रहे हैं। जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं तो मान लेना चाहिए, लेकिन एक के बाद एक जनता ने जब यह देखना शुरू किया कि जो करप्ट हैं उस करप्ट लोगों से भी अगर मोदी सत्ता कहीं पर सरकार बचाना चाहती है या बनवाना चाहती है और अपने साथ ले लेती है और इस देश की प्रीमियर जांच एजेंसी ईडी उन पर कार्रवाई नहीं करती है, तब यह सवाल बड़ा हो गया कि दरअसल मोदी सत्ता के पास ऐसा कोई भी राजनीतिक शुद्धिकरण का हथियार ही नहीं है जहां पर अपनी बातों पर वह यह कहकर टिके, हां हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हां हम ब्लैक मनी के खिलाफ हैं, हां हम इस देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के खिलाफ हैं, हां हम इस दौर में किसी भी तरीके की हिंसा के खिलाफ हैं। बिल्कुल नहीं, हिंसा हुई प्रधानमंत्री मोदी खामोश रहे, महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण अपराध जो महिला कुश्ती खिलाड़ी थी उनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी खामोश रहे, जो कॉरपोरेट का युग था उसके भीतर भी जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सेंध अडानी कांड के जरिए लगी उस पर भी प्रधानमंत्री खामोश रहे, और बाकी सारी चीजों को प्रोपेगेंडा के जरिए सही बताने की सोच लगातार देश में परोसी गई। वो महंगाई का मुद्दा हो, वो इन्फ्लेशन का मुद्दा हो, वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, वो बैंक एनपीए का मुद्दा हो, आरबीआई का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दों को धीरे धीरे ढका गया। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट के भीतर से जो मुद्दे आने वाले वक्त में निकलेंगे, क्या एक संदेश मोदी सत्ता को अगर दे रहे हैं तो उसके ठीक समानांतर
राजनीतिक तौर पर बड़े संकेत पहली बार संसद देने को तैयार है और संयोग से उसकी पहली परीक्षा कल से ही शुरू हो जाएगी, जब अविश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा। और उससे पहले एक ताकत के तौर पर आज दिल्ली को लेकर जो विधेयक है उसके जरिए समझ में आएगा। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस अविश्वास प्रस्ताव को रखा गया उसमें वो तमाम मुद्दे उठेंगे इस सरकार को अविश्वास के दायरे में खड़ा करने के लिए। और राहुल गांधी के हाथ में कितनी तस्वीरें होंगी, राहुल गांधी की जुबान पर कितने मुद्दे होंगे, और उसके आश्रय वह किसी दूसरे को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को ही किस तरीके से कटघरे में अब खड़ा करेंगे। शायद इसीलिए उन्होंने कहा आ रहा हूं मैं। और आज जब पार्लियामेंट पहुंचे तो जोशो जश्न हर किसी ने देखा, समझा, परखा। सवाल यह है कि जिस पार्लियामेंट से प्रधानमंत्री मोदी जो सदन के नेता कहलाते हैं वह खुद क्यों भाग रहे हैं और इस दौर में तमाम जगहों पर अपनी बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में आकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अब पार्लियामेंट के मानसून सत्र के आखिरी दिन उनको जवाब देना है, तो उस जवाब से पहले उन पर लगने वाले आरोपों की फहरिस्त को अब समझना होगा कि किसका भाषण किस शब्द को लेकर स्पीकर हटवाते हैं कार्रवाई से, कि आने वाले वक्त में लोग यह न जान सकें कि एक दौर ऐसा भी था जिस दौर में प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ कहा ही नहीं गया, जो कहा गया उसको हटवा दिया गया। क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है? आ सकती है, लेकिन इंतजार करना होगा कल से शुरू होने वाले अविश्वास प्रस्ताव को लेकर और राहुल गांधी के निशाने को लेकर, और प्रधानमंत्री मोदी किसे ढाल किस रूप में बनाते हैं इसको भी लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।